इस रिश्ते का ही लिहाज कर ले, मैं आपकी बहनों की तरह हूँ। वो रोते हुए सहमान के सामने गिड़गिड़ा रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम मेरी बहन नहीं बल्कि मेरा वो खेल हो जिसे खेलने में अब मैं माहिर हो चुका हूँ। बेहतर ये कि जो कहा है ना वो करो, वरना घर में हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन मुझे किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिछले 1 साल से यही सब कुछ मेरे साथ चल रहा था। मुझे किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही थी। ऐसे लगता था जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है। मैं ज़िंदगी से भरपूर लड़की अचानक से खामोश होकर बैठ गई थी, और जो सपने मैंने सजाए थे वो भी जैसे ख़त्म हो गए थे, या मैं उन्हें बहुत पीछे छोड़ आई थी। मेरा नाम अर्चना, मेरा ताल्लुक आगरा से है। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए मुंबई गई थी, और 1 साल पहले मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने घर वापस आ गई थी। और अब घर में मेरी दीदी अपर्णा की शादी की तैयारियां चल रही थी। अपर्णा मुझसे 2 साल बड़ी थी। पहले तो मम्मी पापा का हम दोनों बहनों की शादी एक साथ करने का इरादा था, लेकिन मेरा फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं था। अभी मुझे शादी नहीं करनी थी, और ना ही मैंने इस बारे में सोचा था। मम्मी पापा ने मुझे शादी के लिए राज़ी करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं हर बार ये कहकर इनकार कर देती थी कि अभी मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। और फिर मम्मी के कहने पर ही पापा ने ये फ़ैसला किया था कि वो दीदी की शादी कर देते हैं, और मेरी शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। दीदी का रिश्ता एक बहुत अच्छे और बड़े घर में हुआ था। वो लोग भी हमारे शहर में रहते थे। मम्मी ने मुझे बताया था कि उनका घर बहुत बड़ा है और उनका अपना कारोबार है। लड़का बाहर के मुल्क से पढ़ कर आया है। सुनने में तो सब कुछ ही बहुत अच्छा था, लेकिन मैं अभी तक उनके घर नहीं गई थी, और ना ही मैंने अपने होने वाले जीजा जी को देखा था, ना ही उनकी तस्वीर देखी थी। और दीदी को तो देखते पहली नज़र वाली मोहब्बत हो गई थी। दीदी अपनी शादी से बहुत खुश थे, और उन्होंने अपनी शादी की हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से पसंद कर ली थी। मुझे शादी ब्याह में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, इसलिए मैं अपना ज़्यादा वक्त अपने कामों में ही गुजारती थी। दीदी की शादी में भी मैंने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली थी, और ना ही मैं लड़के वालों के घर गई थी। मम्मी ने मुझे बहुत मर्तबा कहा कि मैं भी एक मर्तबा चलकर उनका घर देख लूं, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोगों से मिलजुल रखना ज़्यादा पसंद नहीं था। मम्मी पापा ने देख लिया था, पसंद कर लिया था, और दीदी खुश थी। मेरे लिए यही काफ़ी था। दीदी जानती थी कि मैं शादी ब्याह के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती, इसलिए उन्होंने अपने कुछ सहेलियों को शादी से कुछ दिन पहले ही घर बुला लिया था, ताकि वो शादी के मामलात में दीदी की मदद कर सके। और फिर मेरी भी उन सारे कामों से जान छूट गई थी। सारे इंतज़ामात उन्होंने खुद ही सँभाले थे। यहाँ तक कि दीदी के साथ मिलकर शादी की सारी शॉपिंग भी इन लोगों ने खुद ही की थी। और मैं इस बात पर शुक्र करती थी कि मेरे इन सारे झमेलों से जान बच गई थी। बहुत सारे इंतज़ार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब सब लोग तैयार थे और मंदिर रवाना हो गए थे, क्योंकि शादी की रस्म मंदिर में ही अदा करनी थी। दीदी भी अपनी सहेलियों के साथ जा चुकी थी। घर में सिर्फ मैं अकेली रह गई थी। मैंने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी ख़त्म की थी और घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में एक छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, और कोई भी उसको अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं था। मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया था, और मैं फ़ौरन उस बच्चे को उठाकर अस्पताल ले गई। मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि मुझे कहाँ जाना था और मैं किस लिए तैयार हुई थी, जबकि मैं अपना फ़ोन भी अपनी गाड़ी में छोड़कर अस्पताल के अंदर मौजूद थी। मम्मी मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी, क्योंकि उन्होंने घर से मुझे कुछ सामान लाने का कहा था, मगर मैं तो इस वक्त उस बच्चे की परेशानी में सब कुछ भूल गई थी। और फिर जब तक उस बच्चे के घर वाले अस्पताल पहुँचे थे, तब तक काफ़ी वक्त गुजर चुका था। मैं अपनी गाड़ी में वापस आई, और जैसे ही फ़ोन पर नज़र गई थी तो मुझे याद आया था कि मैं आज अपनी ही बहन की शादी पर नहीं पहुंच पाई थी। मैंने वक्त देखा तो काफ़ी वक्त गुजर गया था। मैं फ़ौरन गाड़ी में बैठकर मंदिर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला था कि शादी के सारे फंक्शन और सारी रस्में हो चुकी हैं। यहाँ तक कि दीदी रुखसत होकर अपने घर भी चली गई थी, और सारे मेहमान भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। मम्मी तो मुझे देखते ही गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मैं इकलौती बहन की शादी पर सबसे आखिर में आई थी। दीदी के ससुराल वालों में भी मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे भी इस बात पर अफसोस था, लेकिन मेरे लिए किसी की ज़िंदगी बचाना ज़्यादा अहम था।
मैंने पापा को जब पूरी बात बताई तो उन्होंने मेरी बात को समझते हुए मुझे कुछ नहीं कहा था, मगर मम्मी अभी भी मुझसे नाराज़ थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उन्हें किसी न किसी तरह से मना लूँगी। दीदी की शादी अच्छे तरीके से हो गई थी। मैंने एक दूसरे शहर में नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी। मैं जानती थी कि अगर मम्मी को ये बात पता चली तो वो कभी भी मुझे जाने की इजाज़त नहीं देंगी, क्योंकि उनके ज़हन पर सिर्फ़ एक ही बात सवार थी, वो मेरी शादी करके मुझे दीदी की तरह रुखसत करना चाहती थी। मगर मुझे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था। इसलिए मैंने सब लोगों से छुप कर एक नौकरी के लिए अप्लाई किया था और मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि मुझे वो नौकरी मिल गई थी और मुझे कल ही दूसरे शहर जाकर अपनी नौकरी ज्वाइन करनी थी। इसलिए मुझे रात को यहाँ से निकलना था। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया था और उन्होंने मुझे जाने की परमिशन दे दी थी और साथ में ये भी कहा था कि मम्मी को वो संभाल लेंगे, क्योंकि मैं जानती थी कि सुबह मुझे घर में ना पाकर उनका गुस्सा मज़ीद बढ़ जाएगा। वो तो अभी कल की वजह से मुझसे बहुत नाराज़ थी और फिर अगले दिन मैं दूसरे शहर आ गई थी और मैंने अपनी नौकरी शुरू कर दी थी और मैंने मम्मी को फ़ोन किया और उनसे बात करने की कोशिश की तो वो बहुत नाराज़ थी। उनका कहना था कि मैं एक दिन मस्जिद रुक जाती, कम से कम उनके साथ दीदी के घर चली जाती और उन सब लोगों से मिल लेती। शादी पर भी मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि मैं देर से पहुंची थी और अगले दिन भी सुबह होने से पहले मैं घर से चली गई थी। लेकिन पापा ने उन्हें काफ़ी हद तक समझा दिया था। मैंने उनसे वादा किया था कि अब जब मैं वापस आऊँगी तो जहाँ वो कहेंगी उनके साथ चलूँगी। काम में मैं इस कदर मसरूफ़ थी कि मुझे किसी से भी बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। दीदी से भी मेरी 1-2 मर्तबा ही बात हुई थी और वो भी जब वो मम्मी-पापा से मिलने के लिए घर आती थी, वक़्त इसी तरह से गुज़र रहा था और मुझे यहाँ पर आए हुए 2 महीने गुज़र गए थे। मुझे भी मम्मी-पापा और दीदी की बहुत याद आती थी और मम्मी ने भी मुझसे कहा था कि मैं एक मरतबा आकर उनसे मिल लूँ। इसलिए मैंने अपने काम से 2 हफ़्ते की छुट्टी ली थी, ताकि मैं वापस जाकर सबसे मिलूँ। मैं बहुत खुश थी। मैंने यही सोचा था कि वापस जाकर दीदी के ससुराल वालों से और जीजा से भी मुलाकात करूँगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आगे जाकर मुझे कौन-सी खबर सुनने को मिलेगी। जब मैं दोबारा अपने घर वापस आई थी तो मैं मम्मी ने और दीदी ने जो कुछ मुझे बताया था, उसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। दीदी अपना घर छोड़कर वापस आ गई थी। मैं उन्हें जितना खुश छोड़कर गई थी, वापसी पर वो उतनी उदास और परेशान थी। मम्मी ने मुझे बताया कि दीदी के ससुराल वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने जीजा के बारे में जो कुछ बताया था वो सब कुछ गलत है, कि वो बाहर के मुल्क से पढ़कर आए हैं और सारा कारोबार अकेले संभालते हैं। ये सब कुछ झूठ था। हकीकत तो ये थी कि जीजा की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे और इस पागलपन में वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे छुपाई थी और हमें शादी के बाद ये बात मालूम हुई थी कि जीजा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दीदी ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो किस कदर खुश थी, उनकी सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई थी। उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी को लेकर कितने सपने देखे हुए थे, लेकिन उन्हें एक पागल शौहर मिला था। ऐसे शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हैं? और बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी। जब दीदी को ये बात पता चली थी और दीदी घर वापस आ गई थी ताकि मम्मी-पापा इन लोगों से बात कर सके, लेकिन वो लोग ये शहर छोड़कर भाग गए थे और कहाँ गए थे कोई नहीं जानता था। जबकि जीजा को भी वो हमारे घर के बाहर छोड़ गए थे, ये कह कर के वो मेरी दीदी के पति हैं, इसलिए उन्हें सँभालना दीदी की ज़िम्मेदारी है। जबकि दीदी तो इन 2 महीनों में ही शादी से और जीजा से तंग आ चुकी थी। उनका कहना था कि वो ऐसे शख्स का साथ नहीं निभा सकती और ना ही उसके साथ रह सकती हैं। मजबूरी में मम्मी-पापा ने जीजा को घर में रख लिया था, क्योंकि अब इस घर के अलावा उनका कोई ठिकाना नहीं था और ना ही कोई उनका अपना था और ना ही हमें उनके किसी रिश्तेदार के बारे में पता था। लेकिन उन्हें सिर्फ़ एक कमरे तक ही महदूद रखा गया था। मैं भी ये सारी बातें सुनकर हैरान और परेशान थी कि कोई इतना बड़ा धोखा कैसे किसी को दे सकता है। दीदी तो जीजा का नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती थी। उन्हें घर के ही एक अलग कमरे में रखा गया था और उस कमरे को मम्मी-पापा बंद ही रखते थे। एक मुलाजिम को जीजा की देखभाल के लिए रखा गया था, जो कि उन्हें खाना दे देता था। इस कमरे में सिर्फ वही मुलाजिम जाता था, उसके अलावा कोई वहाँ नहीं जाता था। मुझे ये सब कुछ बुरा भी लगता था और जीजा के लिए मेरे दिल में जाने क्यों हमदर्दी सी थी।
जब दीदी उनके बारे में कुछ भी गलत कहती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। जिस तरह से वो जीजा से अपनी नफ़रत का इज़हार करती थी, ये देखकर मुझे दुःख पहुँचता था। लेकिन इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने अपनी शादी को लेकर और अपने पति को लेकर जो सपने देखे थे, वो सब भी तो टूट चुके थे। उनके साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ था, उनके साथ धोखा किया गया था। दीदी अब कुछ भी करके उन सब से जान छुड़वाना चाहती थी। मम्मी-पापा ने यही इरादा किया था कि वो जीजा को पागल खाना भिजवा देंगे। लेकिन मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने उनसे यही कहा कि एक मर्तबा हमें किसी अच्छे से डॉक्टर से बात करके उनका इलाज करवाना चाहिए। हो सकता है कि वो ठीक हो जाएँ और ज़िंदगी में वापस लौट आएँ। मगर दीदी ने अपना फ़ैसला सुना दिया था कि वो मज़ीद ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रहेगी। चाहे वो ठीक भी हो जाए, लेकिन फिर भी दीदी उनका साथ कबूल नहीं करेंगी। पापा जीजा के घरवालों को तलाश कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक उनके घरवालों का कुछ पता नहीं चल जाता, तब तक हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तब तक हमें मजबूरन इन्हें इसी घर में रखना होगा। क्योंकि अगर उन्होंने कहीं और भेज देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके घरवाले आकर हमसे उसकी चीज़ का हिसाब लें और हमसे उनके बारे में पूछें। इसलिए पापा का कहना था कि दीदी कुछ अरसा इंतज़ार कर लें। जैसे उनके घरवाले मिल जाएँगे तो इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। और अगर फिर भी उनके घरवाले ना मिले तो फिर कोई और फ़ैसला लेंगे। मुझे अक्सर इस कमरे में से रोने की आवाज़ें आती थी, जिन्हें मैं नज़रअंदाज कर देती थी। 1-2 मर्तबा मैंने इस कमरे में जाकर देखने की कोशिश भी की थी, मगर मम्मी मुझे रोक देती थी, ये कहकर के जीजा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, अगर मैं उनके सामने जाऊँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे कोई नुकसान पहुँचा दें। लेकिन मैंने कभी भी इस कमरे में शोर की आवाज़ या कुछ टूटने की ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। मुझे बस अक्सर वहाँ से रोने की आवाज़ आती थी। एक पागल इंसान तो शोर मचाता है, चीज़ें तोड़ता है, दूसरों को नुकसान पहुँचाता है, लेकिन जीजू तो ऐसा कुछ नहीं करते थे। जो लड़का है उनका ख़्याल रखता था। जब मैंने उससे पूछा तो उसका कहना था कि वो बस एक कोने में ख़ामोशी से बैठे रहते हैं। उनके हाथ में एक दुपट्टा होता है जिसे वो हर वक़्त अपने साथ लगाए रखते हैं। हो सकता है कि उनके घर में से किसी का हो, उनकी मम्मी का या फिर किसी बहन का, वो एक लम्हे के लिए फिर इस दुपट्टे को खुद से अलग नहीं करते। उस मुलाज़िम ने बताया कि जीजा ने कभी भी उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। मगर एक मर्तबा जब उस लड़के ने वो दुपट्टा उनसे लेने की कोशिश की थी तो जीजा ने उस पर हमला कर दिया था। उस दिन के बाद से वो उनसे दूर रहता है और बस खाने देकर वापस आ जाता है। दीदी तो जब भी इस कमरे के बाहर से गुज़रती थी, उन्हें गुस्सा आता था। उन्हें जीजा से नफ़रत हो गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके ज़िम्मेदार वही हैं, उनकी खुशियों के कातिल वही हैं। इसलिए वो उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी और उनसे शदीद नफ़रत करती थी। यहाँ तक कि अब उनका इस घर में मौजूद रहना भी उन्हें बुरा लगता था। इसलिए बहन ने तंग आकर जीजा को तो तहखाने वाले कमरे में ज़ंजीरों से बांध दिया। ये बात भी मुझे मुलाजिम से पता चली थी, क्योंकि जिस दिन उन्होंने ये सब किया था मैं घर पर मौजूद नहीं थी। नहीं तो शायद मैं उन्हें ये सब कुछ करने से रोक देती। उन्होंने इस कमरे को बाहर से ताला लगा दिया था और चाबी उस मुलाजिम के पास होती थी। मुझे दीदी से ऐसे रवैये की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। जो कुछ भी हुआ था उसमें जीजा का क्या कसूर था? धोखा तो उनके घरवालों ने दिया था, तो वो जीजा से किस बात का बदला ले रही थी? यहाँ तक कि उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया था कि मुझे उनका इलाज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जीजू को इस कमरे में बंद कर दिया और अब वहीं पर पड़े रहेंगे, जब तक उनके घरवाले नहीं मिल जाते। और अगर वो ना भी मिले तो वही इस कमरे में पड़े-पड़े मर जाएँगे। दीदी ने अपनी ज़िंदगी दोबारा से जीनी शुरू कर दी थी। वो बाहर आने-जाने लगी तो उनकी दोस्ती कुमार से हो गई थी और वो अपना ज़्यादा वक़्त उसी के साथ गुज़ारती थी। दीदी का कुमार से शादी करने का इरादा था। उनका कहना था कि वो कुमार से मोहब्बत करने लगी है। उन्हें चाहिए था कि वो जीजा का ख़्याल रखती। शायद उनकी मोहब्बत से वो ठीक हो जाते, लेकिन दीदी ने तो अपना रास्ता अलग कर लिया था। उस दिन के बाद से मैंने भी इस तरफ का रुख नहीं किया था। एक दिन उसी तरह से मैं गार्डन में कपड़े सुखा रही थी कि अचानक जीजा की चीख सुनाई दी तो उनकी आवाज़ सुनकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि जीजा तो अर्चना नाम पुकार रहे थे और अर्चना नाम तो मेरा था। मुझे ये आवाज़ भी सुनी-सुनी सी लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैंने ये आवाज़ पहले भी कहीं सुनी हुई है और फिर अचानक से ही जो नाम मेरे ज़हन में आया था उसे
सोच कर ही मेरी रूह लरज़ गई थी, क्योंकि मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहती थी। और फिर अचानक से ही सब कुछ मेरे ज़हन में चलने लगा था। मैंने तो अभी तक अपने जीजा को देखा भी नहीं था। वो कौन था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो दीपक ही था? मगर वो दीपक कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन था। वहीं से भागती हुई वापस आई थी तो क्या इसीलिए मेरा दिल जीजा के लिए बेचैन रहता था? इसीलिए मेरा दिल गवाही देता था कि वो शख्स जो इस कमरे में बंद है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? क्या इसीलिए मुझे उसके लिए अपनाहियत महसूस होती थी? लेकिन मैं ये बात मानने से इनकार कर रही थी। ऐसा नहीं हो सकता था। मेरा जीजा दीपक नहीं हो सकता था। ये सोच ही मेरी रूह फना करने के लिए काफ़ी थी कि अगर ये सच हुआ तो मैं कैसे इतना भयानक सच बर्दाश्त करूँगी। लेकिन अब मुझे एक मरतबा जाकर उस कमरे में देखना था कि आखिर मेरा जीजा कौन था। मम्मी पापा घर पर मौजूद नहीं थे। दीदी भी कुमार के साथ घर से बाहर गई हुई थी। मैंने उस लड़के को बुलाया जिसे जीजा की देखभाल के लिए रखा हुआ था और उससे तहखाने वाले कमरे की चाबी मांगी। और फिर जैसे ही मैं उस कमरे को खोलकर उसमें दाखिल हुई थी तो सामने बैठे शख्स को देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं दीपक ही था। ये उसने अपनी क्या हालत बना ली थी। उसे देखते मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं कदम कदम चलते उसके करीब पहुंच गई थी। जब मैंने उसका नाम पुकारा तो उसने फ़ौरन नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में क्या कुछ नहीं था। शिकवे, दुख, शिकायतें, तकलीफ़ और अज़ियत। मुझे देखते ही उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने सामने बिठा लिया था और बहुत गौर से मुझे देखने लगा। वो शख्स कहीं से भी मुझे पागल नहीं लग रहा था, जिसे सब लोग पागल पागल कहते थे। दीपक ने मेरे चेहरे पर हाथ रखा और मेरा नाम पुकारा और यहीं पर मेरा ज़ब्त टूट गया। मैं फ़ौरन इस कमरे से बाहर भागी थी और अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने कभी ये तो नहीं सोचा था कि मैं दीपक को जब दोबारा देखूंगी तो ऐसे हाल में देखूंगी। ये सब कुछ क्या हो गया था? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। दीपक और मैं हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, बल्कि जानना भी कम, हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मेरी और दीपक की मुलाकात मुंबई में हुई थी, जब मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए वहाँ गई थी और हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। दीपक भी मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। दीपक बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग, यूनिवर्सिटी की बहुत सारी लड़कियाँ उसे पसंद करती थी, लेकिन दीपक ने इन सारी लड़कियों में से मुझे चुना था। हम दोनों का काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ गुजरता था और फिर देखते ही देखते ये पसंद किस तरह मोहब्बत में बदल गई, हम दोनों में से किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ था। मैं और दीपक हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। हम दोनों में यही बात तय हुई थी कि जैसे ही हमारी पढ़ाई मुकम्मल होगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे। दीपक का कहना था कि उसके घर वालों की इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा, जब मैं भी जानती थी कि मम्मी पापा मेरी पसंद पर एतराज़ नहीं करेंगे, बल्कि वो तो खुद चाहते थे मेरी और दीपक की दीदी की शादी एक साथ हो जाए। और फिर जब हमारे यूनिवर्सिटी में आखिरी साल था, मैं घर मिलने के लिए आई थी। मैं दीपक को जब फ़ोन करती तो उसका फ़ोन बन जाता था। और फिर एक दिन रात के वक्त जब मैंने दीपक को फ़ोन किया तो काजल ने उठाया था। काजल हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बहुत ही मॉडर्न किस्म की लड़की थी और वो काफ़ी अरसे से दीपक के पीछे पड़ी हुई थी, मगर दीपक ने कभी भी उसमें दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की थी। मैं ये बात सुनकर हैरान थी कि रात के इस वक्त उसका फ़ोन दीपक के पास कैसे आया। काजल का कहना था कि वो दीपक के साथ उसके घर पर है, मगर मुझे इस बात पर यकीन नहीं था। मैं अगले दिन वापस आई जब मेरी काजल से मुलाकात हुई और उसने मुझे बताया कि उसके और दीपक के दरमियान बहुत कुछ हो चुका है, जो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। दीपक मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता था। काजल का कहना था कि वो है ही इतनी खूबसूरत, कोई भी लड़का उसे इनकार नहीं कर सकता। आखिर को दीपक भी इसके पीछे पागल हो ही गया। उसकी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आज रात दीपक के अपार्टमेंट खुद आकर देख लूँ। वो हर रात वहीं पर मौजूद होती थी और दीपक खुद उसे अपने साथ लेकर जाता। दीपक से मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। काजल की बात मेरे जहन में चल रही थी और फिर उस रात में दीपक को बताए बगैर ही उसके अपार्टमेंट पहुंच गई। जब वहां जाकर मैंने देखा तो काजल की बात बिल्कुल सच थी। दीपक और काजल दोनों एक साथ मौजूद थे और वहीं से पलटकर मैं घर वापस आ गई थी। उसके बाद ना तो मेरी दीपक से कोई बात हुई थी और ना ही मैंने उससे कोई बात की थी। यहाँ तक कि मैंने अपना नंबर बदल लिया था और उससे
कोई राब्ता नहीं रखा था। उसने मेरे साथ बेवफ़ाई की थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था और अपने घर वापस आ गई थी। उसके बाद हर चीज़ से मेरा दिल उठ गया था। मैं किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेती थी और 1 साल इसी तरह से गुज़रा था और आज दीपक मेरे सामने ऐसे हालत में मौजूद था। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी? और आज उसे इस तरह से देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मैं जो पिछले 1 साल से उससे नफ़रत करने की कोशिश कर रही थी, वो बेकार गई थी। मैं आज भी दीपक से उतनी मोहब्बत करती थी, तो क्या वो भी मुझसे वाक़ई में मोहब्बत करता था? जो आज भी मुझे भूला नहीं था और एक मर्तबा देखते ही मुझे पहचान गया था। तो फिर वो सब कुछ क्या था? मैं बुरी तरह से उलझ गई थी। मुझे इस कहानी को जानना था, कहीं न कहीं मेरा दिल इस बात की गवाही देता था कि दीपक ने मेरे साथ धोखा नहीं किया। जो कुछ मैंने देखा था वो नज़रों का धोखा था। मुझे अब ये जानना था कि पिछले 1 साल में दीपक की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि वो इस हालत को पहुँच गया था। दीपक हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे खूबसूरत और ज़हीन स्टूडेंट था और अपनी ज़िंदगी को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर उसके बहुत सारे सपने थे। उसे तो अपने मुस्तकबिल में बहुत कुछ करना था। तो फिर ये सब कुछ क्या था? अगले दिन मैं मुंबई वापस आ गई थी और बड़ी मुश्किलों से मैंने काजल का पता ढूँढा था। मैं उससे सच जानना चाहती थी और फिर जब मेरी उससे मुलाकात हुई और उसने मुझे सच बताया, तो मेरा दिल किया कि मैं अपनी जान ले लूँ। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। काजल ने मुझे बताया कि उसने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे तंग करने के लिए किया था। मुझ पर ये बात साबित करने के लिए किया था कि वो यहाँ की खूबसूरत लड़की है और कोई भी लड़का उसे इनकार नहीं कर सकता। उसने बहुत कोशिश की थी दीपक को अपनी तरफ करने की, लेकिन उसमें नाकाम रही थी क्योंकि दीपक मुझसे मोहब्बत करता था और मेरे अलावा किसी लड़की को देखता तक नहीं था। इसलिए जब मैं अपने घर मिलने के लिए आ गई थी, तो काजल ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर प्लान बनाया था। जिस रात उसने दीपक का फ़ोन उठाया था, उस रात उसने खुद फ़ोन करके दीपक को बुलाया था, ये कह कर के उसे मदद की ज़रूरत है। दीपक सिर्फ़ उसकी मदद करने के लिए गया था और जिस रात मैंने इन दोनों को एक साथ देखा था, उस रात उसने यूनिवर्सिटी में दीपक के खाने में नींद की दवाई मिला रही थी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद सो गया था और उसे कुछ मालूम ही नहीं था कि उसके आस-पास क्या हो रहा है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर काजल उसके अपार्टमेंट चली गई थी और जो कुछ मैंने देखा था उसमें दीपक का कोई हाथ नहीं था। काजल ने वो सब कुछ सिर्फ़ मुझे जलाने के लिए और मुझे नीचा दिखाने के लिए किया था और ये बताने के लिए कि वो सबसे खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ माइल कर सकती है। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ उसे एहसास हुआ था कि वो गलत थी। जब मैं दीपक को छोड़कर चली गई, तो दीपक ने मुझे हर जगह तलाश किया था और पागलों की तरह, दीवानों की तरह मुझे ढूँढता फिर रहा था। और इस वक़्त काजल को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसने दीपक को सब कुछ सच बता दिया था। दीपक ने मुझे बहुत तलाश किया, मगर मैं उसे कहीं नहीं मिली और उसके बाद वो भी ये शहर छोड़कर चला गया था। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ वो नहीं जानती। मैं दीपक के एक बहुत करीबी दोस्त को जानती थी। मैं जानती थी कि उसके पास उसके घरवालों का पता होगा। जब मैं उसके पास गई, उसने मुझे दीपक की बहन का नंबर दिया और फिर ये मैंने दीपक की बहन से बात की, तो मुझे सब कुछ मालूम हो गया था। उसकी बहन ने मुझे बताया कि मेरे छोड़कर चले जाने के बाद दीपक ने सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि वो अपने मुस्तकबिल में जो कुछ करना चाहता था उसने वो सब भी छोड़ दिया था। वो पूरा-पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर मुझे याद करता था और रोता रहता था। मेरा नाम पुकारता रहता था क्योंकि उसे कहीं न कहीं वो खुद को कसूरवार समझता था। मेरा एक गोल्डन रंग दुपट्टा है जो एक मर्तबा मैंने उससे मिलने के लिए गई थी, तो उसके अपार्टमेंट में रह गया था। वो उस दुपट्टे को अपने साथ रखता था। उसे एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर नहीं करता था। मेरी इस तरह अचानक चले जाने ने दीपक को पागल कर दिया था। उन्होंने दीपक का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इलाज करवाने के बाद फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। डॉक्टर का यही कहना था कि दीपक को सिर्फ़ एक इंसान ज़िंदगी में वापस ला सकता है और वो वही इंसान है जिससे वो मोहब्बत करता है। उन्होंने मुझे तलाश करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मेरा कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। और फिर दीपक की हालत इसी तरह से बिगड़ती जा रही थी। जब उसके घरवालों ने दीपक की शादी करने का फ़ैसला किया कि शायद अगर उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आ जाएगी तो वो मुझे भूल जाए और अपनी ज़िंदगी को फिर से जीना शुरू कर। लेकिन ये तजर्बा भी कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन शादी के अगले दिन जब वो लोग हमारे घर गए थे, तो उन्होंने मेरी तस्वीर देख ली थी
दीपक ने पहले ही अपनी बहन को मेरे बारे में बताया हुआ था और मेरी तस्वीर दिखाई थी। वो मुझे देखते ही पहचान गई थी, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। दीपक की शादी मेरी बहन से हो गई थी, लेकिन जब मेरी बहन को ये बात पता चली थी कि दीपक के दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसने अपना रवैया बदल लिया था और घर छोड़कर आ गई थी। उसी वक्त दीपक के घर वालों ने सोच लिया था कि इन्हें क्या करना है। अगर वह दीपक को अपने साथ कहीं और ले जाते तो शायद वो कभी ठीक ना हो पाता। इसलिए उन्होंने दीपक को हमारे घर भेज दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि मैं इसी घर में रहती हूँ और जब मैं उसकी नज़रों के सामने रहूँगी तो मुझे देखकर दीपक खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उसके ठीक होने का सिर्फ यही एक तरीका था, इसीलिए वो उसे हमारे घर के बाहर छोड़ कर चले गए थे और ख़ुद जानबूझकर गायब हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो हमारे सामने रहे तो मेरे पापा कभी भी दीपक को अपने घर में रखने के लिए राज़ी नहीं होंगे और उसे वापस भेज देंगे, जिससे वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। ये सब कुछ उन्होंने दीपक को ठीक करने के लिए किया था। मैं तो ये सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कैसे उसकी मोहब्बत पर शक किया था। जो शख्स मेरी मोहब्बत में इस हाल में पहुंच गया था, मैंने उस काजल की बातों में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था, अपनी मोहब्बत को खो दिया। काश एक मर्तबा मैं दीपक से बात करती, उससे पूछती, उससे लड़ती झगड़ती, तो उसी वक्त मुझे काजल की हकीकत पता चल जाती और बात यहाँ तक कभी ना पहुँचती। दीपक की यह हालत कभी ना होती। कहीं ना कहीं उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही थी और मैं उसके लिए खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। मैंने दीदी को और घर वालों को सारा सच बता दिया था। दीदी ने भी यही कहा था कि वो दीपक को छोड़ चुकी और अब कुमार ही उनके लिए सब कुछ है। वो कुमार से शादी कर लेंगी। दीपक कल भी मेरा था और आज भी मेरा है। मैं उसका ख्याल रखूँ और उसे ठीक करने की कोशिश करूँ। उन्हें यकीन है कि मेरा साथ उसे ज़िंदगी में वापस ले आएगा और फिर मैंने दीपक से शादी कर ली थी। मुझे वो जिस भी हाल में था मुझे वैसे ही कबूल था, क्योंकि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। मैं दीपक का बहुत ख्याल रखती थी, उसे अपने होने का एहसास दिलाती थी कि मैं उसके साथ हूँ और उसे कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगी। डॉक्टर से भी दीपक का इलाज चल रहा था और अब आहिस्ता आहिस्ता पहले की तरह ठीक होने लगा था। मैं एक लम्हे के लिए भी उसकी आंखों से दूर नहीं होती थी। डॉक्टर का कहना था कि अब अगर दोबारा मैं उससे दूर चली गई तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। इस बात ने मुझे खौफ में मुब्तला कर दिया था। इसीलिए मैं साए की तरह हर वक्त दीपक के साथ रहती थी, उसका ख्याल रखती थी। दीपक पागल नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन बस मेरी जुदाई ने उसे ऐसा बना दिया था। उसके जहन पर बहुत असर पड़ा था, इसकी वजह से वैसा हो गया था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहा था। मैंने दीपक के साथ दूसरे शहर जाने का इरादा किया था और फिर हम दोनों घूमने के लिए दूसरे शहर चले गए थे। मैं हर तरह से दीपक को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करती थी कि मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। 6 महीने लगे थे और दीपक ज़िंदगी में वापस लौट आया था। मैंने दीपक से अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी कि मुझे उसे इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन पर भरोसा किया जाता है। भरोसे के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता और ये बात मुझे समझ आ गई थी। अब मैं दीपक पर शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि दीपक मेरे अलावा कभी किसी दूसरी लड़की को पसंद नहीं करेगा। मैं उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी और मेरी भी पूरी ज़िंदगी दीपक के लिए थी। भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया था। देर से ही सही हम दोनों एक दूसरे को मिल गए थे और हमारी मोहब्बत एक मिसाली मोहब्बत बन गई थी। सब लोग इस बात पर बहुत खुश थे। दीदी ने भी कुमार से शादी कर ली थी। दीपक पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया था और उसने अब अपना बिजनेस संभाल लिया था। हम लोग अपने शहर वापस आ गए थे और सब मिलकर एक साथ रहने लगे थे। तो डियर रीडर, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग नावल। अगर हम मज़ीद ऐसे ही इंटरेस्टिंग नावल हमारे चैनल पर डेली सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।